हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 6। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका अध्याय नंबर 1। आज दोस्तों आपका इस वीडियो में अध्याय नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग अध्याय नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें देखें उसके विषय में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अध्याय 1 जो है, इसका नाम है 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसके अंतर्गत देखा था 1857 के विद्रोह के कारण और उस समय की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण क्या थे और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के परिणाम क्या हुए थे। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने देखा था धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के विषय में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन के विषय में, क्योंकि दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित हमें ये सारी चीज़ें जाननी होंगी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। इन सब के विषय में हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, रामकृष्ण परमहंस बंगाल के एक महान संत थे। इन्होंने संन्यास, चिंतन तथा भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाने के साथ ही मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। तो दोस्तों, ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा गया था। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, चिंतन एवं भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाने के साथ ही मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म इन्होंने बताया और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेशों को लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों, ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल जो भी इनके संदेश थे उनको बनाया तथा उसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। तथा स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा रामकृष्ण परमहंस, जो कि बंगाल के एक महान संत थे। इन्हीं के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किन्होंने? रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं या फिर अति लघुत्तरी होते हैं, वो इसी तरह के होते हैं कि विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो आपको यही लिखना रहेगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य ऐसे साधुओं एवं सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें और उनके उद्देश्यों को जन साधारण तक पहुंचा सकें और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति का निस्वार्थ सेवा कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे साधुओं, ऐसे सन्यासियों को संगठित किया जो कि रामकृष्ण परमहंस के उद्देश्यों को मानते थे और उनके उपदेशों में आस्था रखते थे और जन साधारण तक उनके उपदेश को किस तरह से पहुंचाया जाए, इसकी वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी रखते थे। एक तरह से कह सकते थे वो लोगों के बीच किस तरह से उनके उद्देश्य को पहुंचाया जाए, इसके विषय में वो अच्छी समझ रखते थे। और साथ ही ऐसे लोगों को उन्होंने चुना जो कि दीन दुखियों की और पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके। दोस्तों, आगे हम देखें, स्वामी जी ने सर्वप्रथम मठ की स्थापना कोलकाता के पास बारानगर
में की थी और उसके पश्चात इन्होंने वेलूर कोलकाता में मिशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले कोलकाता में एक मठ की स्थापना की थी, कहाँ पे, बारानगर के पास, और उसके पश्चात इन्होंने बेलूर में यानी कि कोलकाता में एक मिशन की स्थापना की। वो मिशन कौन सा था? रामकृष्ण मिशन। क्लियर? इसी रामकृष्ण मिशन का नाम इन्होंने किसके नाम पर रखा था? अपने गुरु के नाम पर। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें विवेकानंद ने वेदांत का प्रचार एवं सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा एवं नारी सम्मान को महत्व दिया। तो दोस्तों विवेकानंद जी ने जो भी अपने मिशन की स्थापना की थी, उस मिशन के तहत इन्होंने वेदांत का प्रचार और सर्वधर्म की एकता में विश्वास पर बल दिया और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा एवं नारी सम्मान को भी महत्व दिया और छुआछूत का भी विरोध किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो धार्मिक आंदोलन थे ये 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद के आंदोलन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी देश में लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने देश की रक्षा किस तरह से की जाए और जो देश में बुराइयां हैं वो इस आंदोलन के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से किस तरह से दूर की जाए। जो भी बड़े बड़े धर्मात्मा यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो भी ईश्वर में के उपासक थे, वो अपने मिशन के माध्यम से जो समाज में बुराइयां थी, जो छुआछूत था, उन सब का इन्होंने विरोध किया। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की पूजा का आह्वान भी किया और इस प्रकार उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आत्मविश्वास को जगाने का कार्य किया, जहाँ पर लोग अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म को भी मान्यता दें और साथ ही देश में जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, उनका अंत हो सके। तो यहाँ पर हमने देखा किसके विषय में? रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक महान संत थे बंगाल के और इन्हीं के नाम पर ही इनके शिष्य विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ पर? वेलूरू कोलकाता में। क्लियर? आपको ये जो इसके मेन पॉइंट हैं ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर? और कब की थी ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसके पहले इन्होंने एक मठ की भी स्थापना की थी। क्लियर? ये सारी चीज़ें कहाँ पर मठ की स्थापना की थी? कोलकाता के बारानगर में। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो भी इसके मेन पॉइंट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों मेन पॉइंट ही आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लेवेंटस्की एवं अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो पहले कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी और मैडम हेलेना ब्लेवेंटस्की एवं अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने की थी। इन तीनों लोगों ने मिल करके की थी। और दोस्तों 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडयार कहाँ पर? चेन्नई में पड़ता है, अंतिम रूप से स्थापित किया गया। तो दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई, तो वो आपका 1879 होगा, यानी कि 75 में इसकी स्थापना होती है। उसके 3 साल बाद ये अडयार चेन्नई में इसका प्रधान कार्यालय बनाया जाता है और भारत में सोसाइटी की राष्ट्रीय शाखा 18 दिसंबर 1890 में अडयार में स्थापित की गई थी। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है बर्ट्रम इसके प्रथम अध्यक्ष थे और सन 1895 में राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी में लाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, चूंकि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये जो संस्था थी ये सबसे पहले न्यूयॉर्क में खोली गई और उसके बाद इसको भारत में लाया गया और इसके बाद भारत में इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो थे बर्ट्रम। ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए
श्री मूलजी थेकर इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे और कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी उनमें से कर्नल ऑलकॉट भी थे, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें इनकी मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट इनकी अध्यक्ष बनती है, मतलब इस संस्था की अध्यक्ष बनती हैं। और बेसेंट ने सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज के पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य किए, और इन कार्यों में बनारस में शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की अध्यक्षता को संभाला और भारतीय समाज के पुनर्जागरण के लिए कार्य किया, और इन कार्यों में बनारस में शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी सम्मिलित है। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी तरह की बुराई को समाज से दूर करना है तो सबसे पहले उस समाज को शिक्षित करना पड़ता है, और उस शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, और इसलिए ही श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी के माध्यम से, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से बनारस में शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। क्लियर? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था श्रीमती एनी बेसेंट ने जो भी कार्य किए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में पुनर्जागरण के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किस सोसाइटी की अध्यक्षता की गई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में आगे ले जाने का कार्य किसने किया, तो वो श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी चिंतन मनन करिए, जिससे कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, और अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं, मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी थी, और ऐसे समय में ही सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ, और सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बाद जो भी मुसलमानों की स्थिति थी उसको सुधारने का भी कार्य किया, और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना आंदोलन चलाया, अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है। और सर सैयद अहमद खान जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, अब हिंदुओं और कांग्रेसों के प्रबलतम शत्रु बन गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, और 1864 में सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है सर सैयद अहमद खान से संबंधित, वो यही होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, और 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि आज भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आगे हम देखें तो अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपेक्षा अच्छी स्थिति में लाने के लिए वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये की व्यक्तिगत दान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो एक अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का व्यक्तिगत अनुदान दिया था, किसको, अलीगढ़ आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, उसकी स्थिति को और अच्छे ढंग से सुधारने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अलीगढ़ आंदोलन के विषय में। अब हम देखेंगे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, और इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अहमदिया आंदोलन था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। कब की थी? 1889 में की थी। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास करना, यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो उनके अंदर विकसित करना, और साथ ही धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना। जो भी उपदेश थे धर्म से संबंधित उनको उदार बनाना, जिससे कि लोग उसको अपना सकें। और मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता और कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा भी किया। उन्होंने क्या कहा कि मिर्जा गुलाम ने ये कहा कि वो मसीहा था महदी होने के बाद भी धरती पर हिंदू देवता यानी कि कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा भी वो करते हैं। और वे पश्चिम उदारवाद ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं वो केवल किसी पर्टिकुलर एक धर्म से संबंधित नहीं थे। जब पुनर्जागरण शुरू हुआ किसी भी धर्म में तो वो हर एक धर्म को प्रभावित करता चला गया। जैसे हम सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज के बाद से जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए वो कहीं ना कहीं लोगों की सोच को डेवलप करने के लिए, लोगों की सोच को आधुनिक बौद्धिक विकास करने के लिए, लोगों में जो भी सामाजिक बुराइयां थी, जो भी अंधविश्वास थे, उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन हुए थे। और साथ ही देश के लोगों के प्रति, देश के लिए लोगों में कुछ कर गुजरने का जज्बा जागृत करने का प्रयास किया, और लोगों में आत्म सम्मान किस तरह से रहे इसके लिए भी इस धार्मिक आंदोलनों ने प्रयास किया। तो दोस्तों यहाँ पर आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो आज का ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आप टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें आपको मिलेगा इस चैप्टर से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। और जहाँ भी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अपने अनमोल सुझाव जो भी आप हमसे अपेक्षा रखते हैं। और साथ ही दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।